हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एग्जाम एम्पायर एम आर तित्रवाल। आज है भारत संघ का प्रधानमंत्री बना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हम पॉलिटी को फ्री बैचेज में है याद करवाने जा रहे हैं। मैं पढ़ाता नहीं हूं, सीधा याद ही करवाता हूं। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि डी ज़्यूर और डी फैक्टो क्या होता है, संघीय कार्यपालिका में हेड कौन होता है, भारत के प्रधानमंत्री किसके समकक्ष होते हैं अगर अदर कंट्रीज की हम करें बात, और दोस्तों क्या किसी प्रधानमंत्री का पद पर रहते हुए मौत हो जाए तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाना जरूरी होता है या डायरेक्ट बना दिया जाता है फुल टाइम प्रधानमंत्री। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य के सीएम भी रहे, कौन पहला, ऊंचा नीचा मोटा, सब पर चर्चा करेंगे हम। इसके बाद आपका एक भी सवाल गलत नहीं होने वाला है। बातों ही बातों में सारा साधारण भाषा में, फिर कह देता हूं मैं पढ़ाता नहीं हूं, याद करवाता हूं। जो डिफिकल्ट वर्ड होते हैं उनको साधारण भाषा में करवाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों बी.आर. अंबेडकर साहब जो थे, आप सबको पता है, उन्होंने प्रधानमंत्री के पद के बारे में क्या कहा था। सबसे बड़ी बात तो यही है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि प्रधानमंत्री पद का निर्वाचन होता है या नियुक्ति होती है। सबसे पहले तो ये छाप दो कमेंट बॉक्स में। तो भारत का प्रधानमंत्री जो है, बी.आर. अंबेडकर साहब ने कहा था कि जो हमने संसदीय व्यवस्था ली, हमने कहां से ली संसदीय व्यवस्था? संसदीय व्यवस्था हमने ब्रिटेन से लिया, ध्यान रखना दोस्तों। तो संसदीय व्यवस्था में जो कार्यपालिका प्रमुख होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है, सारी प्रमुख पावर्स में होती है, ठीक है। तो अब बी.आर. अंबेडकर साहब ने कहा था कि अगर भारत का, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसकी तुलना अगर हम भारत में करें तो वो हमारा राष्ट्रपति नहीं होगा, वो हमारा प्रधानमंत्री होता। तो क्या कहा था दोस्तों? उन्होंने कहा था, बी.आर. अंबेडकर साहब ने कहा था, डायग्राम ध्यान रखना, कि हम यूएसए का राष्ट्रपति है उसमें जो पावर है वो हमारे प्रधानमंत्री में है, ना कि राष्ट्रपति में, ध्यान रखना। तो हमारे प्रधानमंत्री में वो पावर है डी फैक्टो और डी ज़्यूरी हेड होता है दोस्तों। तो डी ज़्यूरी हेड भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो वो राष्ट्रपति होता है, डी फैक्टो प्रधानमंत्री होता है। इसमें मूल अंतर इतना समझ लीजिएगा, ये कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार जो है उसके अनुसार काम करता है, और इसमें वास्तविक शक्तियां होती है डी फैक्टो, ये स्थायी होता है, और ये तो आप सबको पता ही होता है, ठीक है। तो ये होता है डी ज़्यूरो और डी फैक्टो। ये कई बार पूछा जाता है, दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव और डी ज़्यूरी एग्जीक्यूटिव, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति के समकक्ष हमारा प्रधानमंत्री होता है, इसलिए आप देखते होंगे ट्रम्प से प्रधानमंत्री साहब मिल रहे हैं, बाइडेन से प्रधानमंत्री, ठीक है। तो बी.आर. अंबेडकर साहब ने ये कहा था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसकी आती है नियुक्ति। तो इससे पहले हम करते हैं आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में एक बात लिखी गई है दोस्तों, मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है। इसमें लिखा गया है कि दोस्तों राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, क्या राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका हेड कौन होगा? जिसका हेड प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। ये कहा गया इसमें। और दोस्तों उस मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी है, लेकिन एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यह बात इसमें लिखी गई है दोस्तों। तो आर्टिकल 74 में क्या लिखा गया है कि भारत संघ की एक मंत्री परिषद होगी जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति महोदय काम करेंगे, ठीक है, और उसकी सलाह मानने के लिए बाध्यकारी है, सिवाय एक बार पुनर्विचार के लौटा सकता है। अगर पुनर्विचार के बाद वही सलाह या संशोधन के बाद मंत्री परिषद देती है तो राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्यकारी होगा, ठीक है दोस्तों। यह है। उसके बाद आर्टिकल 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, देखिएगा दोस्तों, नियुक्ति या निर्वाचन। तो नियुक्ति अपॉइंटमेंट होता है दोस्तों, निर्वाचन नहीं होता है। आपका प्रधानमंत्री तो हम चुनते हैं, वाराणसी से चुनकर आता है। तो दोस्तों आपको बता दूं, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, संसद के सदस्य चुनते हैं, वो सारे ही जो 543 है वो सारे ही समकक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री का कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। ये पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री का पद का निर्वाचन होता है या प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है या फिर नियुक्ति होती है। तो आपको ध्यान रखना है, नियुक्ति, निर्वाचन, मतलब निर्वाचन नहीं मारना है, नियुक्ति, अपॉइंटमेंट सही जवाब होगा। तो प्रधानमंत्री का क्या होता है? नियुक्ति होता है, अपॉइंटमेंट होता है। तो बात आती है, क्या किसी भी आदमी को राष्ट्रपति, अब आप सबको पता है राष्ट्रपति ही इसकी नियुक्ति करेगा, ठीक है। तो शपथ कौन दिलाएगा? नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, और शपथ कौन दिलाएगा दोस्तों? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति नहीं है तो उसके द्वारा अधिकृत कोई आदमी, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि किसी भी आदमी को चुना जा सकता है प्रधानमंत्री। तो दोस्तों आपको बता दूं, वैसे तो इन जनरल जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है उसी को चुना जाता है, लेकिन अगर कोई आदमी राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, पहली बात तो सुन लीजिएगा, राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री हो सकता है,
लोकसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री हो सकता है, और कोई भी अगर किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। कितना? 6 महीने के लिए। मेरे लाल मैंने बताया 6 महीने के अंदर अंदर इसको इन दोनों में से किसी एक का सदस्य बनना पड़ेगा। इतना क्लियर है? आप कहोगे सर ये मोदी जी तो लोकसभा के इलेक्शन से वाराणसी से जीत के आते हैं, तो लोकसभा से हमें तो लगता था कि लोकसभा से ही प्रधानमंत्री बनते। तो दोस्तों आपको बता दूं ऐसा नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से। हमारा इंदिरा गांधी जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वो राज्यसभा से थी, जो कि उच्च सदन है। उसके बाद दोस्तों डॉक्टर मनमोहन साहब भी राज्यसभा से थे, और एच.डी. देवगौड़ा जो है वो भी राज्यसभा से प्रधानमंत्री रहे हैं। तो दोनों से ही प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन 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 ध्यान रखना, यहां पे एक बात है। अब आप कहोगे कि बहुमत दल का नेता मतलब विश्वास, अब जब हटाते हैं, जब हटाना होता है तो विश्वास प्रस्ताव किस में लाना होता है दोस्तों? लोकसभा में दोस्तों, क्योंकि लोकसभा के प्रति ही मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है दोस्तों, क्योंकि ये तो स्थायी सदन है। विघटन किसका होता है? लोकसभा का। इसलिए लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। चाहे प्रधानमंत्री इसका भी हो जाए तो भी इसके प्रति उत्तरदायी होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति निर्वाचन किसी भी सदन का हो सकता है। उसके बाद प्रधानमंत्री के कर्तव्य आ जाते हैं। तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य में क्या होगा? आप सबको पता है 78 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री समय समय पर जो भी क्रियाक्रम कर्मकांड कर रहा है, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, या कोई ऐसा ड्राफ्ट है जो भी किसी मंत्री ने बनाया है लेकिन मंत्रिपरिषद में विचाराधीन नहीं भी है, उसके बारे में भी जानकारी मांग सकता है। अब इसका एग्जांपल मैं दूं, मान लीजिएगा कि पेपर आउट पे कोई मंत्री है, 20 साल की सजा का प्रावधान करके कोई कानून बना रहा है, वो मंत्रिपरिषद की बैठक में अभी तक पहुंचा नहीं है, उस फिर भी राष्ट्रपति चाहे तो जानकारी मांग सकता है कि तुम्हारा मंत्री क्या खुराफात कर रहा है, मुझे बताइएगा जरा। तो ऐसा भी सूचना मांग सकता है, और बताने का कर्तव्य तो प्रधानमंत्री का है ही। तो ये 78 में कहा गया है, ठीक है? इतना था। अब बात करते हैं पदावधि की दोस्तों। तो पदावधि में क्या करता है? पदावधि, अब इसकी पदावधि का जनरली इन जनरल हम कहते हैं कि 5 वर्ष। अगर 5 वर्ष, देख सुन लो दोस्तों, 5 वर्ष ठीक है तब तक जब तक ये नहीं लिखा हो कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब ये कितना इतना ये नहीं है। राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत का मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति को धोख प्रणाम करता रहे, राष्ट्रपति आशीर्वाद देता रहे, ऐसा नहीं। राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत का मतलब है जब तक लोकसभा में बहुमत है। और बहुमत बोले तो 50% प्लस 1 दोस्तों, है ना? तो वैसे इन जनरल तो 5 वर्ष पदावधि है दोस्तों, लेकिन 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 राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है जब तक लोकसभा में बहुमत है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो देखिएगा 5 वर्ष आ जाए और ये ना दिखे तो 5 वर्ष मार देना है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत दिख जाए तो सबसे सटीक आंसर होगा लोकसभा के प्रति उत्तर। अब आप कहोगे सर वक्त से पहले हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है। अगर लोकसभा में बहुमत नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो दोस्तों कहना पड़ेगा, राष्ट्रपति कह देगा कि भाई साहब मोदी जी आप इस्तीफा दे दो, आपका बहुमत नहीं है। अगर इस्तीफा नहीं देते मोदी जी फिर भी डीटो के बैठे रहते हैं तो राष्ट्रपति बर्खास्त भी कर सकता है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति बर्खास्त भी कर सकता है। और मोदी जी कहे कि मैं तो हो गया फ्री, जैसे न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति ने दोस्तों इस्तीफा दे दिया था प्रधानमंत्री ने, तो हमारे मोदी जी भी कह दिए कि मैंने 15 लाख सबको बांट दिए, सिलेंडर फ्री में दे दिए, देश का विकास जितना करना था कर दिया, अब मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं इस्तीफा देता हूं। तो जब मर्जी चाहे इस्तीफा दे सकता है भारत का प्रधानमंत्री, किसको? राष्ट्रपति को। भी ध्यान रखना, है ना? तो इस्तीफा किसको दोस्तों? इस्तीफा किसको देगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को। ऐसा हो सकता है क्या? मुझे नहीं लगता निकट भविष्य में भारत में, हिंदुस्तान में ऐसा होगा कि कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकता है आगे से। यहाँ तो सारा कुर्सी का खेल है, रात में सरकारें जोड़ी तोड़ी जाती है, ठीक है? हाँ, अब आता है तो बात हो गई इन जनरल 5 वर्ष लोकसभा की जो अवधि होती है 5 साल की, उसके समकक्ष होता है। यानी राज्यसभा नहीं, राज्यसभा ऐसा सदन है 6 वर्ष होता है। तो अगर मान लो कोई राज्यसभा का सदस्य भी है, जैसे राज्यसभा का सदस्य था डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो 6 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ तो 6 वर्ष का कार्यकाल है, क्योंकि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। क्लियर है इतना? तो कभी भी उठाया जा सकता है। अगर लोकसभा, कभी का मतलब ये नहीं कि मोदी जी ने फोन नहीं उठाया तो हो गया गड़बड़, ऐसा नहीं है। मोदी जी कुछ नीतियों से सामंजस्य नहीं तो उठा सकते, नहीं। लोकसभा में जब तक बहुमत है पर राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रपति तो खुद इनके कहने पे काम करता है, आपको पता है, ठीक है? हाँ, तो ये था। अब कार्यवाहक की बात आती है, आप सबको पता है कार्यवाहक क्या? किसी भी प्रधानमंत्री की पद पर रहते हुए मौत हो जाए तो कार्यवाहक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है। तो इसका जवाब क्या होगा? यस और नो। तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि कार्यवाहक बनाया जाए सीधा फुल टाइम
प्रधानमंत्री भी बनाया जा सकता है, और वो बचे वक्त के लिए ही होता है, आप सबको ये पता ही है ना। तो अब आप इसके एग्जाम्पल है क्या दोस्तों, आप सबको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। उसके बाद दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले, उनकी भी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। तो दोनों ही टाइम में क्या हुआ था दोस्तों, गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। तो पूछा जाए कि पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री तो गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद इंदिरा गांधी को बनाया गया दोस्तों, और इंदिरा गांधी की जब मौत हुई, उनकी भी पद पर रहते हुए मौत हुई, गोली मारी गई थी उनको, तो उसके बाद भी क्या कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था? तो नहीं दोस्तों, उसके बाद सीधा ही उनके सुपुत्र, बड़े पुत्र राजीव गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया था, जो कि कार्यवाहक नहीं थे। इतना ध्यान रखना है। पूछे कि पहला कार्यवाहक गुलजारी लाल नंदा, पूछे कि सबसे कम कार्यकाल गुलजारी लाल नंदा, 13 दिन के लिए भी वो बने थे, ठीक है। उसके बाद बचे कि सबसे कम कार्यकाल जो कि नियुक्त हुए थे फुल टाइम के लिए, तो उसका आ जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा, त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को दे देगा, पदावधि हो गई, कार्यभाग हो गया। वेतन कितना? तो मैं आपसे पूछता हूं कि प्रधानमंत्री का वेतन क्या प्रधानमंत्री के पद के लिए होता है? तो नहीं दोस्तों, एक संसद सदस्य को जो वेतन मिलता है, एक पार्लियामेंट मेंबर को जो वेतन मिलता है, वही प्रधानमंत्री को वेतन मिलता है। जैसे राष्ट्रपति के लिए अलग वेतन का प्रावधान है, वैसे प्रधानमंत्री के लिए नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री को वेतन भत्ते खर्चे, है ना, टेलीफोन वाला, गाड़ी घोड़ा, है ना, वो वाला थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता है। बाकी सैलरी की बात करें तो सैलरी एक संसद सदस्य को, हनुमान बेनीवाल को भी वही मिलती है जो प्रधानमंत्री मोदी को मिलती है। ये ध्यान रखना आपको, दोनों को सेम सैलरी मिलती है, बस भत्तों में फर्क होता है, तो ध्यान रखना। और वो अपनी सैलरी खुद बढ़ाते हैं, घटाते नहीं है। घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन घटाते तो सवाल ही नहीं है। जब सैलरी बढ़ाने का सवाल आता है, बीजेपी कांग्रेस मिल जाती है और ऐसे हो हल्ला करती है, आप सबको पता है ना। एक ध्वनि मत से पारित हो जाता है सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव, आप सबको पता है। जैसे महिलाओं की बारी है आरक्षण देने की 50%, तो सारे एक सुर में आ जाते हैं कि नहीं देना है। बट देखिएगा भाई, पर्दे के पीछे क्या क्या चलता रहता है, ठीक है। तो ये है, तो वेतन कितना मिलता है? जो एमपी को मिलता है, वही प्रधानमंत्री को मिलता है। और अभी 1.60 लाख रुपए है दोस्तों, है ना, 1.5 लाख से 10,000 ज्यादा ये सैलरी है एक एमपी की, जो प्रधानमंत्री की भी है। हाँ, हालांकि वेतन भत्ते हैं गाड़ी घोड़ा का, टेलीफोन का, वो एक्स्ट्रा मिलता है दोस्तों, ठीक है, वो एक्स्ट्रा मिलता है। आगे हम चलते हैं, कहां तक हो गया? हाँ ठीक है, अब आ जाते हैं। अब दोस्तों इसके बारे में, प्रधानमंत्री पद के बारे में कहा क्या क्या गया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आगे देखिएगा, पीएम जो कभी सीएम भी रहे वो भी है, आगे है उसकी शक्तियों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो किस किस चीज का अध्यक्ष है उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां से सवाल पूछा जाता है। तो लॉर्ड मैकाले ने भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कहा है, मार्ले ने कहा है कि समान के बीच प्रथम है। दोस्तों समान के बीच प्रथम है, मतलब सारे ही मंत्री, आप सबको पता है प्रधानमंत्री मंत्री ही है, लेकिन उनमें प्रधान है, उनका हेड है, मंत्री परिषद का हेड है। तो समान के बीच प्रथम है। मान लीजिएगा आटा साटा में 5 बींद एक साथ पहुंचे हैं, उनमें जो सबसे ज्यादा नौकरी वाला होगा उसकी ज्यादा इज्जत होती है, आप सबको पता है ना। 5 बींद एक साथ पहुंचे हैं, आप सबको पता है आटा साटा में होता है, गाँव में ऐसा खतीज में, तो उनमें से जो नौकरी लगा होता है ना, उसकी अलग वैल्यू होती है। तो ये समझ लीजिए क्या सारे मंत्री है, सारी बींद है, उनमें से इसकी नौकरी लगी है प्रधानमंत्री के पद पे, तो थोड़ा सा अलग फीलिंग आती है। मुंद्रो कहता है राज्य की नाव का कप्तान है, इस नाव में हम सभी सवार है, जिसका कप्तान कौन है? प्रधानमंत्री होता है, ये मुंद्रो ने कहा है। सर विलियम वर्नर हार्टकोट ने कहा है कि तारों के बीच चंद्रमा है ना, तारों के बीच चंद्रमा है जो अलग से चमकता है। सारे ही मंत्री है, लेकिन मोदी जी एक मंत्री है, प्रधानमंत्री है, अलग से चमकते हैं। जेनिंग्स कहते हैं कि सूर्य के समान चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं। दोस्तों आप सबको पता है, सारे ही मोदी जी के आगे पीछे घूमते हैं, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे फिर अनुराग ठाकुर हो, जो कोई भी ले लो, ठीक है। तो जेनिंग्स है सूर्य के समान, जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं। HRG ग्रीव्स कहते हैं कि सरकार देश की प्रमुख है और वह सरकार का प्रमुख है। ग्रीव्स कहते हैं कि सरकार जो होती है वो देश की प्रमुख होती है, और उस सरकार का भी प्रमुख है प्रधानमंत्री। और रैमजे मेयर कहते हैं कि राज्य के जहाज का मलाह है, राज्य का जहाज का वही मतलब राज्य की नाव का कप्तान है। वैसी ही बात इन्होंने भी करी गई है। यहां से कई बार कथन पूछ लेते हैं, तो इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। और उन्होंने तो कहा था, BR अम्बेडकर साहब ने तो, कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वो पद हमारा राष्ट्रपति नहीं, हमारा प्रधानमंत्री है। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसके बाद जो पीएम जो कभी सीएम भी रहे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। तो ऐसे टोटल 6 सीएम रहे हैं दोस्तों, जो कभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। जैसे मोदी जी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ऐसे मोरारजी देसाई पहले बंबई के मुख्यमंत्री थे, ऐसे चौधरी चरण सिंह और वीपी सिंह ये दोनों यूपी के मुख्यमंत्री थे, जहां योगी आदित्यनाथ साहब है ना, चौधरी चरण सिंह और विश्व प्रताप सिंह। उसके बाद PV नरसिम्हा राव जो है आंध्र प्रदेश के रहे थे दोस्तों, और HD देवगौड़ा जो है वो कर्नाटक के रहे थे। और मोदी यह तो गुजरात के
चाहे 3-4 बार रहे थे और उसके बाद दूसरा कार्यकाल यहाँ भी इनका पूरा होने वाला है। और अगर ऐसे ही चलता रहा है ना तो आप समझते हो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कमाल। हाँ आगे चलते हैं शक्तियां, है ना भाई, कोई दिल पे मत लेना भाई, ठीक है। शक्तियां जो है मंत्रियों की नियुक्ति की सिफारिश। अब उसमें क्या क्या दोस्तों आप सबको पता है, 74 में मंत्रिपरिषद है, 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति। आर्टिकल 75 क्या कहता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने के बाद प्रधानमंत्री सिफारिश करता है राष्ट्रपति को कि इस भाई साहब को, ये हमारा खास आदमी है, इसको ये मंत्री बना दो, तो बना देता है राष्ट्रपति। तो किसको मंत्री बनाया जाएगा, ये सिफारिश कौन करता है, आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। जैसे स्मृति ईरानी को ज्यादा पढ़ी लिखी न होने के बावजूद भी भारत का एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए, तो ये सिफारिश किसकी थी, नरेंद्र मोदी जी की, ठीक है। निर्मला सीतारमण जिसको कोई मतलब नहीं आलू प्याज से गठरा बढ़ रहा है, वो कहती है खुलेआम कि आलू प्याज मैं तो खाती नहीं तो मुझे मतलब नहीं है, वो भारत की वित्त मंत्री है। क्यों, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिफारिश करी थी, है ना। और वही कहती है कि एक्चुअली रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। पूछा जाए निर्मला सीतारमण से, पूछा जाए ना दोस्तों कि ये हालात ऐसे क्यों है कि हमारा रुपया लगातार गिरता जा रहा है, तो वो कहती है कि रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। अरे भाई क्यों बढ़ रहा है, मैंने एग्जांपल दिया था कि आप कहीं प्लॉट लेने जाओगे, अगर यहाँ पे शांति नहीं होगी तो आप वो प्लॉट लेोगे नहीं, देख के वापस आ जाओगे, आप पैसे नहीं डालोगे। सेम यही स्थिति हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तान में कोहराम मचा हुआ है, जाति धर्म हिंदुस्तान के नाम पे लड़ाया जाता है, तो यहाँ पे कोई बाहरी पैसा डालता नहीं है। और यही कारण है कि हमारा एफडीआई जो आता है वो तुरंत प्रभाव से वापस निकल जाता है, तो हम स्टेबल है ही नहीं, रुपया गिरता जा रहा है, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, तो मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाएगा, उसकी अध्यक्षता भी कौन, प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। अपने पद से त्याग पत्र तो पूरा मंत्रिमंडल बर्खास्त, ये सबसे बड़ी शक्ति है दोस्तों। ये मान लीजिएगा अगर बींद ही नहीं पहुंचा बारात में तो बारात का कोई मतलब है, तो अगर बींद बींद ने रहा तो सब कुछ खत्म। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया, मतलब पूरी मंत्रिपरिषद ने इस्तीफा दे दिया, फिर चाहे राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी कुछ भी अच्छा काम किया हो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर पर्टिकुलर कोई एक मंत्री इस्तीफा देता है तो सिर्फ एक पद खाली होता है। जैसे स्मृति ईरानी कहे कि ना मेरे से ना हो पाएगा, तो एक पद खाली होगा, किसी और को मंत्री बना देंगे, ठीक है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी ने इस्तीफा दे दिया तो मान लो गया फिर, है ना, पूरी मंत्रिमंडल ही गई, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मंत्री अपने पद से त्याग पत्र देकर पूरा मंत्रिमंडल बर्खास्त। ऐसे ही होता था दोस्तों डॉक्टर क्या अटल बिहारी वाजपेयी साहब, दोस्तों आप सबको पता है उनकी एक बार सरकार गिरा दी गई। और मुझे बहुत अच्छा लगता है अटल बिहारी वाजपेयी की, मैं बहुत इज्जत करता हूँ। स्पेशली दो प्रधानमंत्री की मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, एक तो प्रथम एक मनमोहन सिंह और एक अटल बिहारी वाजपेयी। बाकी सबने अपना अच्छा काम किया दोस्तों, लेकिन इनको टाइम मिला और इनका एक नैतिकता दिखाई। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि जोड़ तोड़ की खरीदी हुई सरकार में चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। और यही क्या अंत तक वो दोस्तों ऊपर जेब में ना इस्तीफा लिख के डाल के घूमते थे कि मुझे कभी भी इस्तीफा देना पड़ जाए, मैं नहीं डरता इनसे, लेकिन मैं जोड़ तोड़ की सरकार को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। इतने बढ़िया थे, यही रुतबा था उनका कि जब उनका देहांत हुआ दोस्तों तो क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, सब उनके पीछे चले थे ना उनकी शव यात्रा में। तो ये कमाया था उन्होंने, ये बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। और अभी भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कल एक वर्डिक्ट दिया है कि अगर हमारे राजनीति से धर्म को अलग कर दिया जाए तो हमारा देश बहुत शांति प्रिय हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ राजनेताओं की वजह से दंगे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल परसों कहा है कि दोस्त इस धर्म पे ये जो हेट स्पेस देते हैं राजनेता ही देते हैं, अगर धर्म का यूज करना राजनीति में बंद हो जाए तो हिंदुस्तान बहुत आगे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दोस्तों, है ना। तो आप समझ सकते हो, इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा कि जाति धर्म की खाइयां जो बढ़ाई जा रही है, आप पाटने का काम करेगा, एक जागरूक नागरिक बनेगा, ठीक है। अपने पद से त्याग पत्र देना तो ये हो गया। अब दोस्तों सत्र आहूत करना, अब आपको पता है करता तो कौन है, राष्ट्रपति करता है, उसका सत्रावसान कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन सिफारिश वह कौन करेगा, वो प्रधानमंत्री करेगा, ठीक है। सिफारिश कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, सत्रावसान, ठीक है। इसके बाद लोकसभा विघटित करेगा, इसकी सिफारिश पे कौन, प्रधानमंत्री करेगा। पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करेगा। मोदी जी जाते हैं ना कभी कभी, भाई साहब हमने सिलेंडर दिया, हम ऐसे करने वाले हैं, लाल किले से कह देंगे कि बस अब कुछ ही समय बाकी है, सबको 15 लाख पहुंच जाएंगे। तो जो भी नीति है सरकार की उसको सदन के पटल पर रखता है, ऐसी घोषणाएं करता है, वो प्रधानमंत्री होता है। जैसे विदेश नीति किस मोड में जाएगी, तो विदेश नीति का निर्धारक भी कौन है दोस्तों, प्रधानमंत्री जी हैं। किसके साथ गले मिलेंगे, किसके साथ थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे, किसको एयरपोर्ट पे लेने जाएंगे, और इवांका ट्रम्प के साथ तो बहुत फोटो सेशन होगा ना, तो किसको ज्यादा खुश करना है, किसको कम खुश करना है, ये विदेश नीति निर्धारित करने वाले कौन है, प्रधानमंत्री जी है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद दोस्तों एज ए अध्यक्ष किस किस आयोग के, किस किस परिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नीति आयोग के आप सबको पता है अध्यक्ष होते हैं, और उपाध्यक्ष की नियुक्ति इन्हीं के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है उसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। विकास परिषद वही जो विकास आ गया है हमारे देश में काफी सालों से, 14 के बाद। दोस्तों पता है उसने, कंगना रनौत ने क्या कहा था कि हमारा देश 2014 में आजाद हुआ है, बताओ यार। फिर वो क्या था जब
अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु पोखरण 2 परीक्षण किया था और कहा था कि हिंदुस्तान अब झुकने वाला नहीं है, हम पहले यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमने हमारे ऊपर किसी ने अटैक कर दिया तो हम उसको नेस्तनाबूद कर देंगे, उसका सुबह नहीं होगा। पाकिस्तान को सीधी धमकी थी कि अगर पाकिस्तान ने कोई गुस्ताखी करी तो हम उसका सूर्योदय होना नहीं देंगे। तो वो कौन था फिर? अटल बिहारी वाजपेयी। ऐसे ही है वो कौन? एक महिला थी जो मतलब अलग से देश बना गई कुटाई करके 10 दिन में है। कौन महिला थी वो? इंदिरा गांधी। तो फिर 14 में थोड़ा न्याय होता था, पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ऐसा चलता रहता है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता परिषद है दोस्तों। तो एकता परिषद जो है राष्ट्रीय, वो भी अब एकता तो है हमारे देश में, इसके मुख्यमंत्री जो है वो अध्यक्ष होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों। एकता कैसी? हिंदू मुस्लिम एकता है हमारे देश में, बिल्कुल। जाति धर्म में एकता है, बिल्कुल है भाई साहब, कोई दंगे नहीं है, कोई वो नहीं है। ठीक है, अंतरराज्य परिषद दोस्तों, राज्य आपस में लड़े ना, भाईचारा रहे उनके बीच, जो भी बिजनेस का है मॉडल है, जो भी किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट ना हो, तो ये भी ठीक चल रहा है ना। और राष्ट्रीय जल संरक्षण परिषद दोस्तों, हमारी ERCP योजना भी अभी तक लागू नहीं हुई है, तो यहाँ भी मुझे लगता है, लेकिन इसके अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी होते हैं। तो ये था। आगे चलते हैं क्या क्या होता है इसके बाद दोस्तों। प्रथम प्रधानमंत्री तो आप सबको पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या है कहे है ना उनके बारे में दोस्तों। सबसे बड़ा मुश्किल होता है जब एक नवजात शिशु पैदा होता है, उसकी देखभाल करना। आप सबको, आप कई सारी माएँ होंगी, एक बच्चा होता ना दोस्तों, वो 2-3 साल तक का उसकी परवरिश करो ना, उसमें बहुत कुछ जाता है अपना। कई बार तो रोना पड़ता है ना। एक स्ट्रॉन्ग आदमी ही एक बच्चे की परवरिश कर सकता है। बाकी बड़ा हो जाए, जैसे हम बड़े हो गए, हम तो कहीं खेलो कूदो कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मम्मी पापा को, लेकिन जब हम छोटे थे तब थोड़ा ज्यादा केयर करना पड़ता था। तो जब भारत आजाद हुआ था, एक शिशु था, एक बच्चा था, उसको 14 साल तक लगातार सेवाएं देना अपनी, है ना, 14 से भी ज्यादा ही थी। तो ये प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। कई लोग कहते हैं कि नेहरू को क्यों बनाया, सरदार वल्लभ भाई को बना दिया। तो भाई सरदार वल्लभ भाई ने जो थे वो दोस्तों, हाँ, इंडिया पे अच्छी पकड़ थी उनकी, और दोस्तों इनकी जो पकड़ थी वो विदेशों में अच्छी थी, और भारत को विदेशी सपोर्ट की तब जरूरत थी। और एक और कारण था, वल्लभ भाई पटेल जो है वो उनका उम्र साथ नहीं दे रहा था, उनकी 50 में तो मृत्यु हो गई बताएगा, और इलेक्शन तो 52 में पहले इलेक्शन हुए, तो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं वो? तो ये कारण थे, कुछ लोगों को समझ नहीं आते जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़े है ना, ये युवा थे भाई। और अगर समझिएगा, एक युवा, एक तो युवा में शादी करोगे, आप बच्चों की परवरिश करोगे, एक आप बुढ़ापे में बच्चे कर रहे हो, कर पाओगे उतना ढंग से? तो युवा की जरूरत थी उस टाइम, और युवा थे इस टाइम, तभी लंबे कार्यकाल के लिए देश की सेवा कर पाए। और सारा जो पेड़ पौधे उन्होंने लगाए, जो बड़े बड़े बांध बनाए, उन्होंने बांधों को कहा कि आधुनिक भारत के मंदिर हैं। तो बहुत सारे काम है, तब IITs की स्थापना हुई है ना, परमाणु आयोग की स्थापना, बहुत कुछ काम हुआ। ठीक है, प्रथम कार्यवाहक जो थे तो गुलजारी लाल नंदा, इनकी मृत्यु के बाद प्रथम बार कार्यवाहक बनाए गए। और फिर लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान का नारा देने वाला एक 2.5 फुट का आदमी दोस्तों, कूट आता है पाकिस्तान को, लेकिन पता नहीं किस, अभी ये बाहर आना बाकी है कि किन परिस्थिति में उनकी मौत हुई। हालांकि मुझे तो पता है, जब हम रिसर्च करते हैं तो पता ही है कि क्या है, लेकिन बता नहीं सकते कैमरे पे, बहुत कुछ होता है ना। तो वो भी एक बहादुर प्रधानमंत्री थे दोस्तों, है ना। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा, और उनमें की इतनी सादगी थी दोस्तों, जब वो रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे ना, तब भी अपने घर वालों को कहते थे कि मैं रेलवे में नौकरी करता हूँ, रेलवे मिनिस्टर नहीं हूँ। पता है, बताया ही नहीं घर वालों को, तो उनका कोई ऐसा नहीं, बिल्कुल नॉर्मल थे वो, है ना। एक जोड़ी कपड़ा, एक धोती, एक कुर्ता, बस यही था उनका लाइफ। जैसे APJ अब्दुल कलाम का साहब का था, बस 2 जोड़ी कपड़े थे उनके पास, और क्या था, है ना। प्रथम महिला तो इंदिरा गांधी दोस्तों, कूट के रख दिया था ना। और प्रथम गैर कांग्रेसी तो मोरारजी देसाई, हमने बताया मोरारजी देसाई, है ना। प्रथम गैर कांग्रेसी क्यों बना, वो भी हमने आपको हालात बताया कि इमरजेंसी लगा, लोकतंत्र की जब हत्या हुई तो जनता ने कांग्रेस को तमाचा मारा, है ना। तो ये है दोस्तों। आजकल भी एक माहौल चल रहा है, जो राहुल गांधी है ना, राहुल गांधी, पता है ये पासा पलट सकता है कैसे? राहुल गांधी को अगर गलती से जेल में डाल दिया गया तो दोस्तों हालात बिगड़ सकते हैं, मतलब कैसा, एक सहानुभूति लहर चलेगी, और हो सकता है कांग्रेस फिर सत्ता में आ जाए। तो ये दोस्तों अब जो फेज चल रहा है ना 2023 का, ये शायद भारत की राजनीति में टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से किस करवट लेगी, इसलिए दोस्तों आजकल बीजेपी बौखलाई हुई है कि भाई ऊपरी अदालत जाओ, तुम अपील तो करो, और अपील करेंगे नहीं राहुल गांधी, क्योंकि 1 महीने का टाइम दिया कोर्ट ने, ये 1 महीने तक अपील करेगी नहीं। 1 महीना जैसे खत्म होगा, कोर्ट इनको जेल में डालने का आदेश देगा, ये जाएंगे 10-5 दिन जेल में रहेंगे, फिर अपील लगा देंगे, 10-20 दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे, कह देंगे कि देखो मुझे जेल में ठूस दिया, एक लहर बन जाएगी देश में। और दोस्तों ऐसा हुआ है, जब किसी विपक्षी नेता को जेल में ठूसा गया है, सत्ता परिवर्तन हुआ है। देख लो, मतलब इंदिरा गांधी ने दोस्तों आपातकाल लगाया, विपक्षी नेताओं को सत्ता में ठूसा, तो पहली बार हिंदुस्तान में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। उसके बाद भी कई ऐसे मौके आए। प्रथम गैर कांग्रेसी जिन्होंने कार्यकाल पूरा किया दोस्तों, तो अटल बिहारी वाजपेयी है ना, अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों, अटल बिहारी
मतलब राजनीति में नैतिकता सीखी जाए तो उनसे सीखी जाए, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, ये था प्रथम गैर कांग्रेसी। मोरारजी देसाई ने कार्यकाल पूरा नहीं किया था। इतना था। इसके बाद कोई सवाल मुझे नहीं लगता बचता है। तो दोस्तों देखिएगा, एग्जाम एम्पायर जो अपना मतलब प्ले स्टोर पे जो हाँ कितने बार शपथ लेता है उसका भी जवाब देना है। एग्जाम एम्पायर जो है ये अपना ऐप है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा ये वाला। उसके बाद वहां पे जाना है, पॉलिटी का टेस्ट सीरीज दोस्तों टॉपिक वाइज। क्या है दोस्तों? टॉपिक वाइज। ये बड़ी बात है दोस्तों, टॉपिक वाइज है। जैसे 4 टेस्ट आ गए वहां पे, 3 4 और ईआरओ पे 5 टेस्ट आ गए। ईआरओ की टेस्ट सीरीज भी है जो भी वहां भी धारावाहिक चल रहा है, यहाँ पे टॉपिक वाइज चल रहा है। तो ये लेना मात्र लागत मूल्य पे है और गरीब बच्चों के लिए फ्री है। मैंने जैसा कि कहा कि कोई भी मुझे मैसेज कर देगा तो मैं उसको पैसे रिफंड कर दूंगा। उसके बाद आपसे एक मैं दोस्तों सवाल पूछता हूँ, क्या उसका जवाब देना है कि मोदी जी व्यक्तिगत रूप से कौन से नंबर के प्रधानमंत्री है और क्रम से कौन से नंबर के प्रधानमंत्री है। उसके बाद एक तो मैं बता देता हूं कि कोई भी आदमी प्रधानमंत्री बनने तक 4 बार शपथ लेता है। पहली कब दोस्तों? जब वो पर्चा दाखिल करने जाता है चुनाव लड़ने के लिए। दूसरी कब? जब वो चुनाव जीत जाता है तब शपथ दिलाई जाती है। तीसरी कब? जब वो संसद पहुंच जाता है, तीसरी शपथ। चौथी कब? जब वो मंत्री पद की, भारत के प्रधानमंत्री की शपथ लेता है। तो 4 बार शपथ लेता है, ये ध्यान रखना। पूछा गया सवाल है यूपीएससी में। और मैं आपसे पूछता हूं कि प्रधानमंत्री का क्रम व्यक्तिगत रूप से कौन सा है और क्रम से कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपको नहीं पता तो टेलीग्राम चैनल पे सवाल का जवाब आपको दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल क्या है दोस्तों? एग्जाम एम्पायर, है ना। एग्जाम एम्पायर UMPIR है ना। एग्जाम एम्पायर जो है दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल है ना। वहां पे आपको जाना है और इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त करना है। ये PDF मैं टेस्ट सीरीज के साथ या टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो फटाक से पहुंच जाएगा टेलीग्राम चैनल और ऐप पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और कमेंट कर देना भाई कैसा लगा वीडियो, ठीक है, बाय। हाँ एक और मुझे याद आ रहा है कि क्या किसी भी आदमी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है? तो बहुमत दल का नेता था, आप सबको पता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। क्या विवेक से बनाया जा सकता है? कभी कभी हाँ। जैसे दोस्तों अगर किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं है तब राष्ट्रपति का विवेक काम करेगा कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है। होता है ना कई बार, मतलब एक शंकु त्रिशंकु विधानसभा या लोकसभा बन जाए तो फिर विवेक से काम किया जाता है। तो या तो वो जो नेता है वो अपने किसी नेता को बहुमत दल का नेता घोषित कर दे तो उसको बना दिया जाएगा, वरना राष्ट्रपति अपने विवेक से काम करेगा और किसी भी आदमी को प्रधानमंत्री बने देगा। ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।